हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक थ्योरी को डिस्कस किया था। इलास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि प्लास्टिक थ्योरी का बेस होता है उसको डिस्कस किया था। स्टेजेस ऑफ लोडिंग के बारे में आपको बताया था और प्लास्टिक एनालिसिस के 3rd पार्ट में हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे। अब आज इस 4th पार्ट में हम उन केसेस के बेसिस पे न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए रिजिड बीम ABC इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय 3 rods एज शोन इन फिगर। All the 3 rods are made of the same material and have equal area of cross section of 200 millimeter square. Calculate the collapse load for the structure applied at the center of the bar. Take sigma y, मतलब yield stress की वैल्यू गिवन है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं और फिर कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने के लिए प्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड या प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं इलास्टिक एनालिसिस देखता हूँ। तो इलास्टिक एनालिसिस देखने के पहले मैं आपको इस फिगर के बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ABC एक रिजिड बार है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको 3 बार से अटैच किया हुआ है। ठीक, ये जो एंड्स पे रॉड हैं ये इक्वल लेंथ की हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंट्रल रॉड से। ठीक, सेंट्रल रॉड की जो हाइट है वो 2 मीटर है और जो एंड्स पे रॉड हैं उनकी हाइट 1 मीटर है। क्लियर? अब जब सेंटर पे आप लोड अप्लाई करोगे P, तो फिर इन दोनों रॉड्स के इक्वल डिस्टेंस पे होने के कारण ये दोनों रॉड इक्वल लोड लेंगी और इक्वल लोड लेंगी। इस कारण से मैंने इस लोड को P1 बोल दिया, इसको भी P1 बोल दिया और ये जो सेंट्रल रॉड है इसके अंदर जो लोड आएगा उसको P2 बोल दिया। ठीक, जब यहाँ पे P लोड लगाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये तीनों बार जो लोड लेंगी उनको मैंने लिखा P1, P2 और ये P1। ठीक है, अब मैंने कहा इलास्टिक एनालिसिस करते हैं। तो इलास्टिक एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू क्या बनाते हैं हम इक्वेशन, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का समीशन 0 हो। तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव बोल दीजिए और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव बोल दीजिए, या अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बोल दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे फोर्स P1, ये P2, ये P1, मतलब 2P1 + P2 इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में P लग रहा है तो इसको P से इक्वेट कर दीजिए। क्लियर? तो चलिए, मतलब मुझे बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक इक्वेशन मिल गई और इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। क्लियर? अब मुझे पता है कि ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है और फिर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है ये 1 डिग्री का, तो मुझे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। तो फिर वो एक्स्ट्रा इक्वेशन के लिए मैंने लिखा फ्रॉम द कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन, कि कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन से क्या होगा कि ये बार हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे। तो फिर मैंने कहा कि तीनों बार के अंदर डिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा द वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ ऑल द 3 रॉड्स विल बी इक्वल। ठीक, अब एक्सटेंशन सेम हो तो फिर इस फर्स्ट बार के अंदर एक्सटेंशन और सेकंड बार के अंदर एक्सटेंशन बराबर होगा। तो फिर अब एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि फोर्स अपॉन एरिया करिए तो स्ट्रेस मिलेगी, E से डिवाइड करिए तो स्ट्रेन मिलेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इस बार के लिए एक्सटेंशन होगा P1 L1 अपॉन A, वो लिखा मैंने P1 L1 जो है 1 मीटर है तो 1 मीटर लिख दिया। क्लियर? और सेम मटेरियल है मतलब E कांस्टेंट होगा और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है मतलब उसको मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अब इस सेंट्रल बार के अंदर जो एलोंगेशन होगा उसे मैंने लिखा P2 इंटू ये L2 अपॉन A। क्लियर? इस बार की जो लेंथ है वो 2 मीटर है तो वो 2 आ गया। अब A से A को कैंसिल कर दीजिए
तो फिर जो हमें इक्वेशन मिली वो हो गई P1 इज इक्वल टू 2P2। क्लियर, उसे मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इस इक्वेशन 2 से मुझे ये समझ में आता है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। ठीक है, देखिए जब P1 P2 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि ये वाली जो रॉड है ये सबसे पहले यील्ड करेगी। P1 P2 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि P1 के अंदर फोर्स ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है इस सेंट्रल रॉड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा हैंस आउटर रॉड विल यील्ड फर्स्ट, कि जो आउटर रॉड्स हैं उनके अंदर पहले यील्ड स्ट्रेस आएगी। क्लियर, अब जब यील्ड स्ट्रेस आ गई तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा इन आउटर बार्स के अंदर, जिसे आपने P1 बोला, उसकी वैल्यू होगी, वो मैंने लिखा द यील्ड लोड कैरिड बाय ईच ऑफ द आउटर रॉड विल बी इक्वल टू P1 विच इज इक्वल टू सिग्मा y इंटू A। तो P1 इज इक्वल टू सिग्मा y की वैल्यू 250 और एरिया 200 मीन्स P1 इज इक्वल टू 50,000 न्यूटन आ गया। क्लियर, अब जब मुझे P1 की वैल्यू पता चल गई तो बाय इक्वेशन 2 हम जानते हैं कि P2 इज इक्वल टू होगा P1 बाय 2। तो मैंने P2 की वैल्यू लिखी P1 अपॉन 2 मीन्स P2 इज इक्वल टू हो गया 25,000 न्यूटन। क्लियर, अब मुझे ये पता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है तो जो लोड लगा होता है उस लोड को हम यील्ड लोड बोल देते हैं। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर जब आउटर रॉड्स पे स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हुई तो फिर इस स्ट्रक्चर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है P, उसे मैंने Py बोला, यील्ड लोड बोला। तो फिर इस स्ट्रक्चर के लिए जो यील्ड लोड होगा उसे मैंने लिखा Py। तो लिखा टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर Py इज इक्वल टू 2P1 प्लस P2। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 50,000 प्लस 25,000 मीन्स 1,25,000 आया। ठीक, तो Py की वैल्यू 1,25,000 न्यूटन हो गई। अब इस यील्ड लोड के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर उसे मैंने बोल दिया यील्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन डेल्टा y, कई बुक्स में इसको डेल्टा EL से भी लिखा है कि इलास्टिक लिमिट तक जो डिफ्लेक्शन होगा उसे डेल्टा EL भी बोला है कई बुक्स के अंदर। तो चलिए उसकी वैल्यू होगी सिग्मा y अपॉन E इंटू L। ठीक, तो सिग्मा y की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे L1 की जो वैल्यू है वो लिख दीजिए और E से डिवाइड कर दीजिए। तो फिर जो आपको डेल्टा y की वैल्यू आएगी विच इज़ 1.25 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप चाहें तो इस बार के अंदर ये एक फॉर्मूला लगा के भी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बार के अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अभी आप इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं। इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं मतलब इलास्टिक रेंज के अंदर हैं, और इलास्टिक रेंज के अंदर होने के कारण अभी दोनों ही बार, मतलब फर्स्ट और सेकंड बार, दोनों ही बार के अंदर हुक्स लॉ वैलिड है। तो चलिए मैं आपको अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब सेंट्रल रॉड के अंदर अगर आप डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 अपॉन A, ये E से डिवाइड किया तो स्ट्रेन हुआ, और यहाँ पे L2 कर लीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये 25,000 न्यूटन है इंटू 2 मीटर, इसको मिलीमीटर में लिख लीजिए, अपॉन एरिया मतलब 200 और E 2 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू भी 1.25 मिलीमीटर ही आएगी। ठीक, और आएगी, आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा था आपको कि कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन से डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 होगा। कब तक? जब तक के इलास्टिक लिमिट में हैं आप। ठीक, और अभी अपन इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों इक्वल होंगी। क्लियर? कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्लास्टिक एनालिसिस और करते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जब इन दोनों रॉड्स के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो गई तो भी ये स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो अभी सेंट्रल रॉड है इसके अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड से कम है।
ठीक, मैंने आपसे कहा था कि जब इस स्ट्रक्चर में इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई थी उस समय इन दोनों रॉड्स के अंदर जो लोड था वो 50,000 न्यूटन था और सेंट्रल रॉड के अंदर जो लोड की वैल्यू थी वो 25,000 न्यूटन थी। क्लियर? अब इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा द स्ट्रक्चर डज नॉट कोलैप्स व्हेन द फोर्स इन ईच ऑफ द आउटर रॉड इज 50,000 न्यूटन। ये 50,000 न्यूटन पे ये आउटर रॉड्स में जब लोड आया तब ये स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा। ठीक, आगे देखिए, मैंने कहा कि व्हेन एक्सटर्नल लोड इज इंक्रीज अबव यील्ड लोड, कि अब अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर यील्ड लोड्स के बियॉन्ड लोड हम अप्लाई करें तो क्या होगा। द आउटर रॉड कंटिन्यू टू कैरी कांस्टेंट लोड विच इज इक्वल टू 50,000 न्यूटन एंड द लोड इन द central rod increases from 25,000 न्यूटन to 50,000 न्यूटन। कि अगर हम इलास्टिक लिमिट ख़त्म होने के बाद लोड अप्लाई करते हैं या यील्ड लोड के बियॉन्ड हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो ये जो आउटर रॉड्स हैं इनके अंदर लोड की वैल्यू 50,000 न्यूटन पे कांस्टेंट हो जाएगी, ये और लोड नहीं लेंगी। लेकिन जो सेंट्रल रॉड है उसके अंदर लोड 25,000 से इंक्रीज़ करेगा और कब तक करेगा, जब तक कि उसके अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर ना हो जाए, मतलब 50,000 न्यूटन के बराबर ना हो जाए। और जब इन तीनों बार के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि प्लास्टिक स्टेज आ गई। ठीक है, मतलब प्लास्टिक स्टेज आने का मतलब ये है कि बस इसके जस्ट बाद अनरेस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यह स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए इस लोड को हम कोलैप्स लोड बोलते हैं या अल्टीमेट लोड बोलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि कोलैप्स लोड PU इज इक्वल टू 2P1 प्लस P2। ठीक, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जो आपने इलास्टिक एनालिसिस में लिखी थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहे आप इलास्टिक एनालिसिस करें चाहे प्लास्टिक एनालिसिस करें, दोनों ही एनालिसिस में वो वैलिड होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 2P1 प्लस P2 और यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू इक्वल है 50,000, तो मैंने पुट कर दिया। तो जो PU की वैल्यू मिली वो हो गई 1,50,000 न्यूटन। या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि अब कि प्लास्टिक स्टेज आने पे इन तीनों बार के अंदर जो लोड की वैल्यू है वो है सिग्मा वाई इंटू ए, सिग्मा वाई इंटू ए, सिग्मा वाई इंटू ए, मतलब 3 टाइम्स सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर होगा। ठीक, तो PU जो है वो 3 टाइम्स सिग्मा वाई इंटू ए हो जाएगा। क्लियर? जब आपने इलास्टिक एनालिसिस किया था तब जो PY की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो PY जो था वो था सिग्मा वाई इंटू ए प्लस सिग्मा वाई इंटू ए, और इसके अंदर लोड हाफ था तो इसलिए उसको बोला था हाफ सिग्मा वाई इंटू ए, मतलब यील्ड लोड के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो थी 2.5 सिग्मा वाई इंटू ए। क्लियर? अब अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेशन देखना है प्लास्टिक स्टेज के करस्पॉन्डिंग, देखिए प्लास्टिक स्टेज के जस्ट बाद तो अनरेस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक स्टेज के जस्ट पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिएगा कि हम अब इन रॉड्स के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो लोड अप्लाई किया है वो बियॉन्ड यील्ड लोड लगाया है। तो फिर जैसे ही आपने यील्ड लोड से ज़्यादा लोड लगाया इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो फिर ये दोनों रॉड्स लोड लेना बंद कर देती हैं, लेकिन इनके अंदर स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाती है लेकिन स्ट्रेन बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो सेंट्रल रॉड है ये अभी भी विद इन इलास्टिक लिमिट है, मतलब इसके अंदर हुक्स लॉ वैलिड है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन कैलकुलेट किया डेल यू, वो किससे कैलकुलेट किया, इस सेंट्रल रॉड में डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करके किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू अल्टीमेट लोड, जैसे मैंने डेल यू बोला, कई बुक्स में इसको डेल्टा PL भी बोला, विच इज़ इक्वल टू P2 इंटू L2 अपॉन ए। तो लिखा P2 L2 अपॉन ए, P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन सी, 50,000,
और L2 की वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू पुट करिए, E की वैल्यू पुट करिए, तो आपको जो डेल U मिलेगा, डेल U इज इक्वल टू हुआ 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब जो आपको अल्टीमेट लोड के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन मिला वो यील्ड के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन मिला था उससे डबल मिल गया। ठीक, इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि ये रॉड्स जो हैं वो इस रॉड की लेंथ इससे डबल है, इसलिए। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में, मतलब लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या किस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता है? जब तक कि यील्ड लोड ना आ जाए। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होती है जब तक यील्ड लोड नहीं आता। तो देखिए, यील्ड लोड जब आया उसे मैंने बी वाई बोल दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन है वो है सिग्मा वाई इंटू एल अपॉन ई। क्लियर? अब इस यील्ड लोड के बियॉन्ड अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो फिर प्लास्टिक स्टेज आती है, और प्लास्टिक स्टेज के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसे मैंने बोला पी यू, विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा वाई इंटू ए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन है इस स्ट्रक्चर के अंदर वो है 2 टाइम्स सिग्मा वाई एल अपॉन ई। क्लियर? अब इसके जस्ट बाद क्या होगा? इस लोड पी यू के जस्ट बाद अनरेस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसे मैंने इस लाइन से शो किया है। क्लियर? प्लास्टिक एनालिसिस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड द अल्टीमेट लोड पी यू एट द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। ऑल द 4 रॉड्स हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर ए बी सी एक बीम है। इस बीम को इन 4 रॉड से अटैच किया हुआ है, और इन 4 रॉड्स के जो एंड्स हैं वो हिंज सपोर्टेड है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम लोड पी अप्लाई करते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर कब कोलैप्स करेगा मुझे वो बताना है। ठीक, कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस हम अगर करना चाहते हैं तो हम बात करते हैं कि ये कितने तरह से फेल हो सकता है, मतलब कितने पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करता हूँ कि अगर ये रॉड 1 और ये रॉड 2, ये दोनों रॉड के अंदर अगर लोड की वैल्यू, मतलब P1 और P2 की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर इस पॉइंट C के अबाउट रोटेट कर जाएगा, मतलब कोलैप्स कर जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर इस रॉड 2, 3 एंड 4 के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर इस पॉइंट A के अबाउट रोटेट हो जाएगा, मतलब ये सेकेंड मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के फेल होने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा द स्ट्रक्चर विल कोलैप्स व्हेन इट इज़ टर्न इनटू ए मैकेनिज्म। ये स्ट्रक्चर तब फेल होगा जब ये मैकेनिज्म में कन्वर्ट होगा। अब उसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, वो भी लिखा मैंने यहाँ पे कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलैप्स। अब फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस के में हम कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, मैंने केस 1 लिखा और कहा कि रॉड्स 1 एंड 2 बिकम प्लास्टिक एंड द कोलैप्स में टेक प्लेस बाय रोटेशन अबाउट पॉइंट C। कि अगर इन दोनों रॉड्स के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर C पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगा। क्लियर? अब मैकेनिज्म कब बनेगा और यील्ड लोड की वैल्यू क्या होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा द स्ट्रक्चर विल टर्न इनटू मैकेनिज्म व्हेन द लोड इन द बार 1 एंड 2 विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए। मतलब जब फर्स्ट और सेकेंड रॉड के अंदर लोड की वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हो गई तो मैंने कहा मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा मतलब स्ट्रक्चर C पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा, मतलब कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर? और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए, और मैंने लिखा कि कोलैप्स विल टेक प्लेस बाय रोटेशन अबाउट पॉइंट C। कि कोलैप्स कब होगा? जब
फर्स्ट और सेकेंड रॉड के अंदर यील्ड आएगा तो स्ट्रक्चर सी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और सेकेंड रॉड के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड हुई, ठीक, तब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स किया। ठीक, मतलब प्लास्टिक एनालिसिस के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि किस रॉड के अंदर पहले यील्ड आया था, लेकिन जब हम इलास्टिक एनालिसिस करते हैं तो पहले कौन सी रॉड के अंदर यील्ड हुआ उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर मुझे सी पॉइंट के अबाउट रोटेशन देखना है तो फिर ये रॉड, फर्स्ट रॉड सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब इस फर्स्ट रॉड के अंदर लोड ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करेगा जब आप यहाँ पे लोड P अप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब P1 पहले यील्ड करेगा और P2 बाद में यील्ड करेगा। ठीक, हालांकि प्लास्टिक एनालिसिस के लिए मुझे बस ये देखना होता है कि दोनों बार के अंदर कब यील्ड हुआ। ठीक है, अब इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस स्ट्रक्चर का, और यहाँ पे इस रॉड फर्स्ट के अंदर जो लोड की वैल्यू है वो सिग्मा वाई इंटू ए है, सेकेंड रॉड के अंदर भी लोड की वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर है। ठीक, अब पी यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट देखते हैं। ठीक, और इसलिए मैंने लिखा कि जस्ट बिफोर कोलैप्स टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। तो मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूँ पी यू कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन सिग्मा एम सी इज इक्वल टू 0, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव बोलिएगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर करिएगा। ठीक है, अब सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट देखना है तो ये फोर्स क्या करेगा, दिस फोर्स गिव्स क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब प्लस, तो प्लस सिग्मा वाई इंटू ए इंटू 2L, ये डिस्टेंस 2L है। और इसी तरह से ये जो सेकेंड रॉड है उसके अंदर जो लोड है वो भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, मतलब प्लस सिग्मा वाई इंटू ए इंटू एल। क्लियर? और ये जो पी यू है ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा मतलब माइनस पी यू इंटू 2L/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से L से L कैंसिल कर दीजिए, तो फिर आपके पास में जो इक्वेशन आई है पी यू इज इक्वल टू ये 3 टाइम्स सिग्मा वाई इंटू ए हुआ और 2/3 से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स 9/2 सिग्मा वाई इंटू ए हो गया। या इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 4.5 सिग्मा वाई इंटू ए। ठीक, मतलब फर्स्ट मैकेनिज्म में जो कोलैप्स लोड की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, पी यू इज इक्वल टू 4.5 सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हुई। ठीक, अब बात करते हैं कि सेकेंड कोलैप्स मैकेनिज्म कब फॉर्म होगा और कोलैप्स लोड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि रॉड्स 2, 3 and 4 becomes plastic and the collapse may take place by rotation about point A। कि अगर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों रॉड के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर इस ए पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। ठीक, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा द स्ट्रक्चर विल टर्न इनटू मैकेनिज्म, कि ये सेकेंड मैकेनिज्म का फॉर्म होगा व्हेन द लोड इन द बार्स 2, 3 and 4 विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए हो, मतलब तीनों बार के अंदर P2, P3 और P4 की वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हो जाए तो मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, और मैकेनिज्म फॉर्म होने का मतलब है स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। और इसीलिए मैंने लिखा कोलैप्स विल टेक प्लेस बाय रोटेशन अबाउट पॉइंट ए। क्लियर? मतलब इन तीनों के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो जाएगी। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया और फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो मैंने आपसे कहा कि सेकेंड रॉड, थर्ड रॉड और फोर्थ इन तीनों रॉड के अंदर लोड की वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हो गई। ठीक, अब मुझे अल्टीमेट लोड पी यू की वैल्यू चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि जब इन तीनों रॉड के अंदर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर होती है, उस टाइम पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी लोड एक्ट कर रहा हो उस लोड की वैल्यू को मैं पी यू बोल दूंगा। ठीक, मतलब अल्टीमेट लोड बोल देंगे। तो अल्टीमेट लोड
कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं अब। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ जस्ट बिफोर कोलैप्स टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मतलब हम इक्वेशन बनाते हैं समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट देख रहे हैं, ये फोर्स क्या करेगा, दिस फोर्स गिव्स एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस सिग्मा वाई इंटू ए इंटू एल, ये फोर्स हुआ, ये डिस्टेंस। और ये जो दोनों बार्स हैं, इन दोनों बार को में जो लोड है उसको वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो चलिए इसको जब इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये सिग्मा वाई इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा, और करेगा क्या, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस सिग्मा वाई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये तो हो गया फोर्स, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 2L। क्लियर। अब इसी तरह से उस फोर्स को भी कर लीजिए, तो जब उस फोर्स का मोमेंट देखोगे ए पॉइंट के अबाउट, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी। ठीक, अलग से चाहें तो अलग से लिख लीजिए, नहीं तो इसमें 2 कर दीजिए। तो मैंने लिखा माइनस सिग्मा वाई इंटू ए कॉस थीटा इंटू 2L। क्लियर। और अब ये पी यू क्या करेगा, पी यू गिव्स क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो प्लस पी यू इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो गई L प्लस L/3, मतलब 4L/3, तो ये हो गया 4L/3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब यहाँ से L सब जगह से हटा दीजिए। ठीक है, और नेगेटिव टर्म को उस साइड ले जाइए और सिग्मा y इंटू ए को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस ये 2 और वो 2, मतलब 4 कॉस थीटा कॉस इज इक्वल टू पी यू इंटू 4/3। क्लियर, मतलब पी यू इज इक्वल टू आएगा 3/4 1 प्लस 4 कॉस थीटा और सिग्मा वाई इंटू ए। क्लियर, मतलब सेकेंड मैकेनिज्म से जो पी यू की वैल्यू कैलकुलेट की आपने वो ये हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों मैकेनिज्म में से किस मैकेनिज्म से लोड की वैल्यू कम आई, क्योंकि जिस मैकेनिज्म से लोड की वैल्यू कम आएगी वो मैकेनिज्म फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट मैकेनिज्म से जो लोड की वैल्यू कैलकुलेट की थी पी यू की, वो थी 4.5 सिग्मा वाई इंटू ए, और सेकेंड मैकेनिज्म से जो लोड आपने कैलकुलेट किया वो ये है। अब इन दोनों में से कम कौन सा है हम उसको देखते हैं। तो देखिए वो तो 4.5 था, 4.5 सिग्मा वाई इंटू ए। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो जाए तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, मतलब ये 5 हो गया तो 15/4, 15/4 का मतलब है ये 4 से कम है, मतलब सेकेंड मैकेनिज्म से जो आपने पी यू की वैल्यू कैलकुलेट की वो कम होगी फर्स्ट मैकेनिज्म के कंपैरिजन में। मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो कोलैप्स करेगा वो ए पॉइंट के ऊपर जब रोटेशन होगा तब करेगा, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन 3 रॉड के अंदर जब लोड की वैल्यू यील्ड लोड पे आएगी तब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, फर्स्ट मैकेनिज्म फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। ठीक, क्योंकि तब जब ये मैकेनिज्म बनेगा तब स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर, सीधी सी बात ये है कि आपको जो पी यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म से, उसमें से जो वैल्यू लीस्ट होती है वो एक्चुअल कोलैप्स लोड माना जाता है। क्लियर। अब इस केस के लिए जो एक्चुअल कोलैप्स लोड होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी। ठीक, मतलब सेकेंड मैकेनिज्म से जो आपने कोलैप्स लोड कैलकुलेट किया वो एक्चुअल कोलैप्स लोड होगा। क्लियर। अब अभी तक हमने जो प्लास्टिक एनालिसिस थर्ड पार्ट में केसेस डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे आज हमने उस न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे। इन केसेस में हमने एक्सियल फोर्स कंसीडर किया था और उसके बेसिस पे कोलैप्स लोड कैलकुलेट किया, मतलब मैकेनिज्म बनाए और मैकेनिज्म बना के कोलैप्स लोड की वैल्यू बताई कि कोलैप्स लोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन
अभी तक मैंने बेंडिंग की बात नहीं की। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब प्लास्टिक एनालिसिस के 5th पार्ट में हम प्लास्टिक बेंडिंग ऑफ बीम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।